आज हमारे बीच में चाय विथ राय में दुर्ग की जानी मानी शख्सियत, दुर्ग की सुप्रसिद्ध एडवोकेट मार्शल श्री शकील अहमद सिद्दीकी जी न केवल दुर्ग कोर्ट में बल्कि बिलासपुर हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं और केस को देखते हैं। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार मार्शल शकील अहमद सिद्दीकी जी। नमस्कार राय साहब। सबसे पहले तो मैं शकील जी यह जानना चाहूंगा, बाकी बातें तो हम बाद में चर्चा में लाएंगे, कि आपके नाम के आगे मार्शल कैसे लगा? मैंने तो मार्शल जो है आर्मी वगैरह में कहीं सुना था, तो ऐसा ये कहां से आपके नाम के आगे मार्शल वर्ड आया? जी आपने सही सुना, जो आपने नाम उसी से रिलेटेड है। मेरे डैडी क्योंकि डॉक्टर थे, गवर्नमेंट डॉक्टर, और जहाँ उनकी पोस्टिंग थी, मेरा बर्थ हुआ गोरगंज, एक छोटी सी जगह है, गांव है भोपाल में। वहां पे शिकार हुआ करता था उस जमाने में, तो मार्शल टीटो आए हुए थे। तो मार्शल टीटो शिकार में जब अलाउड था, तो क्योंकि एक बड़ी हस्ती थे, वो वीआईपी थे, स्टेट गेस्ट थे, तो एक मेडिकल स्क्वाड भी साथ में होता है उनके। तो डैडी की उनके साथ ड्यूटी लगी थी। तो जैसे ही मेरे आगमन की सूचना मिली उनको कि मम्मी को पेन्स हुए हैं, वो डैडी एकदम सब अपनी गाड़ी वाड़ी छोड़ के भागे, और वो उसकी वजह से पूरा कॉन्वॉय रुक गया उनका। मार्शल टीटो ने इंक्वायर किया कि भाई ये क्या वजह है, क्यों रुक गया? तो पता चला कि डॉक्टर साहब के यहाँ डिलीवरी हुई है, बेटा हुआ है। तो बोले अरे अनदर मार्शल हैज गॉन टू स्टॉप दिस मार्शल टीटो। तब से मार्शल नाम पड़ गया मेरा, ये है उसका। चलिए, एक बड़ी खूबसूरत जानकारी मिली। और मैं ये सबसे पहला क्वेश्चन सीधे मैं आपके फील्ड से ही करूंगा कि आपके दिमाग में ये बात कहाँ से आई कि आपको एडवोकेट बनना है या लॉ की प्रैक्टिस करना है? कई बार हमारी इच्छा होती है कि हमें ऐसा करना है, और कई बार हम एक्सीडेंटली लॉयर बन जाते हैं। तो क्या आपके अंदर ऐसी कोई इच्छा थी? ये इसको आपने जो बोला सही है कि एक अच्छी दुर्घटना थी, एक अच्छा इत्तेफाक था। मैंने कभी नहीं सोचा था बचपन में कि मैं लॉयर बनूंगा। हमारी फैमिली से इनफैक्ट भी कोई इस लॉ के फील्ड में नहीं था, मेडिकल में ही थे ज्यादातर। मेरे डैडी भी क्योंकि डॉक्टर थे, दादा भी उसी में थे। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, और एमकॉम किया मैंने, कॉमर्स में था, आपके साथ पढ़ा हूँ, जानते हैं आप। और कोई जब कुछ नहीं पता चला तो ये लगा कि लॉ करके जज बनना आसान है। उस वक्त जो मैंने सोचा, छोटी सी बुद्धि थी उस वक्त, ज्यादा मैच्योर्ड नहीं थे, तो वो लगा और लॉ का एडमिशन लॉ में ले लिया। और उसके बाद जज तो नहीं बन सका, वकालत में आ गया, एक्सीडेंटली बोल सकते हैं। बड़े बेबाकी से आप रिप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जब आप एलएलबी करके एज ए लॉयर आज जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, दुर्ग कोर्ट में भी आपका बहुत अच्छा नाम है, साथ में आप बिलासपुर में भी कोर्ट को केस को डील करते हैं, तो शकील जी मैं ये पूछना चाहूंगा कि आज कहीं मन में ये मलाल है कि हम जज होते? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है। आमतौर पे लोगों को यही लगता है, और मैं इनफैक्ट जज बनना चाहता था जब लॉ करा मैंने। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि लॉ में जज नहीं बन पाया और वकील बन गया, और मैं बहुत खुश हूँ और सेटिस्फाइड हूँ। आप वकालत जब करते हैं तो कई बार ऐसे केस को भी आप लोग डील करते होंगे जहां आपको इस बात की जानकारी रहती होगी कि जो आपके पास आया है वो इनोसेंट नहीं है, तो कहीं मन में कुछ उतार चढ़ाव होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल इंसान है हम। बट क्योंकि हमारा प्रोफेशन है, हमको नहीं डिसाइड करना है, अदालत को ही डिसाइड करना रहता है। और एक कानून की अवधारणा है, आपने सुना होगा कि जब तक उसको सजा ना हो जाए उसको दोषी नहीं माना जाता। तो इसी प्रिंसिपल को लेके हम चलते हैं और अपना काम करते हैं। शकील अहमद जी, आप लॉ जब कर रहे थे या लॉ करने के बाद में या उसके पहले कुछ पेपर से भी जुड़े थे, शायद दैनिक भास्कर में भी आप जर्नलिज्म का काम किए हो, अमर किरण में आप काम किए हो, तो ये क्या एलएलबी करने के दौरान कर रहे थे या कंप्लीट करने के बाद? जी नहीं, जी नहीं, मैं क्लास 9th में था जब से मैंने लिखना शुरू कर दिया था, एक शौक था जैसा मुझे। और 9th में ही मैं दैनिक भास्कर का भिलाई का रिप्रेजेंटेटिव था, तब भोपाल से प्रकाशित होता था। 9th से मैंने शुरू कर दिया था लेखन। ऐसे बच्चों को बड़ा मतलब आप एक रोल मॉडल के रूप में होंगे, जो बच्चे लिखते हैं कि 9th से भी कुछ लिख करके अपनी बातों को पेपर तक पहुंचाया जा सकता है। ये बात शकील अहमद सिद्दीकी से जानने को मिलेगा बच्चों को। मैं शकील अहमद जी, मैं यहाँ पे यह भी पूछना चाहूंगा कि इस समय डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के आप एक पेपर निकलता है जिसके आप फाउंडर एडिटर हैं और शायद प्रेजेंट में भी आप उसमें काम कर रहे हैं, तो ये दिमाग में कहाँ से ख्यालात आए, और ये शायद इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत रूप से बताएं कि क्या है? जी, जैसे कि मैंने बताया कि मुझे लेखन का बचपन से ही शौक था,
और पत्रकारिता छोड़ के जब मैंने लॉ की फील्ड में आ गया और वकालत करने लगा, तब हमारे यहाँ जो हमारी सोच के जैसे ही हमारे मित्र अधिवक्ता थे बार में, उनने ये विचार किया है कि एक हमारी बार की भी पत्रिका, अधिवक्ताओं का भी एक पत्र, मुखपत्र होना चाहिए। जिसके बाद हमने आज से लगभग 10 वर्ष पहले हम बार का एक अभिभाषक वाणी नाम का अखबार शुरू किया। आपको ये लगता है कि आज के डेट में किसी स्टूडेंट को एज ए LLB, एज ए लॉ करियर चुनना चाहिए, और चुनना चाहिए तो कैसे स्टूडेंट को चुनना चाहिए? जी, ये बहुत अच्छा मौका मुझे दिया आपने राय साहब बोलने का। आमतौर पे वकीलों को या लॉ को एक ऐसी फील्ड माना जाता है कि जिसमें बहुत मजबूरी में या बिल्कुल लास्ट ऑप्शन लेके चलते हैं। अभी अभी जब से क्लैट और दूसरे एग्जामिनेशंस हुए हैं तो इसकी पूछ बढ़ी है, पर मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं वकालत कर रहा हूं और मैंने उसको अनुभव किया है पिछले 25-30 सालों में, कि इससे अच्छा कोई पेशा नहीं हो सकता समाज सेवा के लिए, कि किसी को आप इंसाफ के लिए, किसी के इंसाफ के लिए, किसी को न्याय दिलाने के लिए आप अपना योगदान दे रहे हैं। इससे बढ़ के कोई पेशा नहीं हो सकता। तो किसी मजबूर, किसी जरूरतमंद या किसी तकलीफ में फंसे हुए ऐसे व्यक्ति की किसी केस को शकील अहमद जी निःशुल्क भी लड़ते हैं या फीस जरूर लेते हैं? बिल्कुल, ये तो हमारा दायित्व है कि जहां भी हम जिस फील्ड में भी रहें, हमें ये कोशिश करना चाहिए कि मजलूमों और कमजोरों की मदद करें। मैं भी एक छोटी सी कोशिश करता हूं कि जहां भी ऐसा लगता है मुझे कि फीस आड़े आ रही है या आर्थिक रूप से कोई कमजोर है और उसे जरूरत है, तो मैं बिल्कुल मदद करता हूँ। आप लोग जब LLB अभी, क्योंकि लॉ का फील्ड के बाद में लोगों के मन में एक धारणा है कि हम कोर्ट में जाएंगे कोट पहन के और मिलार्ड और माय लॉर्ड ऐसा बोल के, हम जो बच्चे आजकल ऐसा सोचते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि आप लोग किसी केस को जब उठाते हैं तो रात रात भर पढ़ते रहते हैं और सवेरे उसके कुछ पॉइंट्स निकाल के आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि यूथ को इस बारे में बताएं, जो एक गलतफहमी है कि सिर्फ LLB पढ़ाई कर लेना ही सब कुछ नहीं है, उसके आगे बहुत सारी और बातें हैं। बिल्कुल सही बात है। ये तो खैर हर सब्जेक्ट में है, चाहे किसी भी फील्ड में जाएं, कि आपने सिर्फ पढ़ लिया और डिग्री हासिल कर ली, जब तक नौकरी ना लग जाए, कोई गवर्नमेंट जॉब या और दूसरा, कि डायरेक्ट आपको शुरुआत से ही आपको उसके रिजल्ट्स आने लगते हैं। वकालत में जैसा बोला जाता है कि इसमें सब्र का पेशा है ये, कि जैसे ही आपने LLB किया तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, आपको पढ़ना पड़ता है, रात रात भर, दिन दिन भर बहुत अच्छे से सोचना पड़ता है, उसका मनन करना पड़ता है, कानूनों को देखना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजमेंट्स देखना पड़ते हैं। ये थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, पर बहरहाल ये एक बड़ा एडवेंचरस भी है। जितना आप पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, उतने अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं। शकील अहमद जी, बड़े खूबसूरत पॉइंट को कोर्ट में जज के सामने या वहां पे दलील में रखते हैं और आप लोग को लगता है कि शायद ये केस तो आप जीत जाएंगे, और इसके बाद रिजल्ट अगर उसके अगेंस्ट में आता है तो आप लोग को मायूसी भी होती होगी, उस दिन आप लोग परेशान रहते हैं। बहुत 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 आपको जानकर हैरत होगी, क्योंकि वकीलों को बहुत ज्यादा टेंशन रहती है। कोई भी पक्षकार हमारे पास आता है, कोई क्लाइंट आता है, अपनी बात बताता है और हमें एंगेज करता है, हायर करता है, तो वो ये बोला जाता है कि अपने जितने टेंशन है वो हमको दे देता है। और उसके बाद जो वकील है, उन सारी बातों को अपने सर लेके, अपने जहन में लेकर आगे बढ़ता है। और वो ये जब अब उसका नजरिया रहता है कि ये छूट जाएगा या ऐसे रिलीफ मिलेगा, और नहीं मिलता तो निश्चित रूप से बुरा लगता है, परेशान होते हैं। LLB जो है, बच्चे 3 ईयर और 5 ईयर, जैसे आजकल 12th के बाद बच्चे नेशनल लॉ कॉलेज में जा रहे हैं, आप ग्रेजुएशन के बाद में 3 ईयर लॉ कोर्स किया है, तो इन दोनों में आप किसको, आज भी ये दोनों कोर्स चल रहे हैं, तो किसको आप बेहतर मानते हैं? नहीं, बिल्कुल, मैं इसमें कोई दो राय नहीं कि जो नया कोर्स है 5 साल का, और जिस तरह का पढ़ाने का तरीका है, और जैसे कॉलेजेस हुए हैं जो हमारे जमाने में नहीं थे, वो निश्चित रूप से ये 5 साल का कोर्स जो है ये एक्चुअली कम हो जाता है। हमारे वक्त में 6 हुआ, पहले ग्रेजुएशन करते थे, उसके बाद 3 साल का LLB करते थे। अब तो ग्रेजुएशन के साथ ही LLB हो जाता है, 5 इयर्स का कोर्स है। और इसमें मैंने देखा है कि अब तो सुविधाएं भी बहुत है, नेट आ गए, मोबाइल है, सब चीजें। हम तो हाथ से नोट करते थे अपने जमाने में और पढ़ते थे सब चीजें, तो वो सहूलियत भी मिल गई। और बच्चों का जहन जो है आजकल हमारे से बहुत ज्यादा तेज है, और बहुत जल्दी बड़े हो गए हैं बच्चे। जो हम 25 साल में हुए वो आज ये 15 साल में हो गए, ये भी मैं देखता हूँ, और बहुत खुशी की बात है। बस इसको ये है कि सही डायरेक्शन पे ले जाना है, और
तो बेहतर ये कर सकते हैं हमसे। अभी जो कोरोना, इस कोरोना काल के अंदर बच्चे थोड़े परेशान रहे, थोड़े से उन बच्चों के लिए मतलब ये जो पिछला 1.5 साल गुजरा है और शायद न जाने अभी कितने दिन और इस समस्याओं से हमें जूझना पड़ेगा, तो बच्चे थोड़े मायूस हो रहे हैं, थोड़े डिप्रेशन में आ रहे हैं, थोड़ा इरिटेटेड भी हो रहे हैं। बच्चे तो बच्चे क्या, बड़े के साथ भी ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप उन बच्चों को क्या संदेश दोगे जो इससे कि ये इन चीजों से निकल सके? मैं अपने माता जी के साथ रहता हूँ ज्यादातर। अभी जब लॉकडाउन था तो मुझे ये पता चला कि 100 साल में ये जो अभी स्टेटिस्टिक्स देखेगी, ये महामारी 100 साल में आती है। तो हमने पहली बार देखी, हमारे माँ बाप ने नहीं देखी थी उसको, और हमारे बच्चों ने भी देखी। तो ये मेरे हिसाब से तो ये राय साहब बहुत अच्छा अवसर आ गया उनको, कि उनको समझ में आ गया है कि सिर्फ कंप्यूटर और मोबाइल से ही सब चीजें नहीं होती। ये ऐसी महामारी और आपदा जो ऊपर वाला है कभी भी ला सकता है, और उसको कैसे सामना करना है, ये बहुत अच्छा मौका मिला है। और हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि ये उनको समझाएं। और जहां तक फ्रस्ट्रेशन की बात है, नेचुरली फ्रस्ट्रेशन आ रहा है लोगों में, पर हमने ये भी देखा है, ये भी एग्जांपल्स हैं कि बहुत सारे लोगों ने आपदा को अवसर बना लिया है। तो आपदा को जिन्होंने अवसर बना लिया, और जिसने मौके का, जैसे एक अच्छा बैट्समैन रहता है, कैसे भी बॉल रहे, वो उसको परख के और बहुत अच्छा शॉट मार लेता है, छक्का या चौका मार लेता है। तो ये मैं इसको ऐसे ही लूंगा, और बच्चों से भी, युवाओं से भी यही आग्रह करूंगा कि इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखें। कभी भी कुछ भी घटना हो सकती है। आप एक बहुत अच्छी गाड़ी चला रहे हो, पर रोड में अचानक कोई सामने आ जाए तो आपको कैसे सामना करना है, ये आपको ही डिसाइड करना है, और आपकी पकड़ किसी पे होगी। आपदा को अवसर बना लेना बड़ी अच्छी बात है। आपको नहीं लगता है कि कुछ लोग इसका गलत अवसर भी बना लिए हैं? आप तो बड़ा वकील की बारीक नजर से देखते होंगे, तो ऐसे लोग भी कुछ हैं हमारे समाज में जो इस आपदा को एक अलग टाइप का अवसर बना लिए? बिल्कुल, ये भी एक नेचुरल फिनोमेनन है राय साहब। ये तो आप इतिहास उठा के देख लो कि अक्सर मौके का फायदा उठाने वाले आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो जहां बुरे लोग हैं वहां अच्छे लोग भी हैं, दोनों तरह के लोग हैं। और जब तक ये बुरे लोग और अवसर उठाने वाले नहीं मिलेंगे, आपको दिखेंगे नहीं, तो आपको अच्छाई क्या समझ में आएगी, अपन को कैसा रहना है आगे, ये कैसे प्रेरणा मिलेगी क्या आपको। बात है, बहुत ही खूबसूरत बात। जब तक बुराई के बारे में जानकारी नहीं हो तो अच्छाई को पहचानेंगे कैसे हम? बहुत ही खूबसूरत आपके जवाब है शकील अहमद सिद्दीकी जी। एक वकील दिल में और क्या क्या बसता है? सिर्फ आप लॉ के फील्ड से जुड़े रहते हैं और एक माता पिता के रूप में ही एक अपनी भूमिका निभाते हैं, या और भी किन्हीं चीजों में आपका इंटरेस्ट है? अभी तो फुल टाइम वकालत पे ही अपना ध्यान दे रहा हूँ, और थोड़ी सी गार्डनिंग का और कविता और शायरी और म्यूजिक का शौक रखता हूँ। पर मेन चीज है, अभी पूरा अपना विधि पे ही अपना ध्यान रखा हूँ कि आगे बच्चों को पढ़ाएं, अच्छे अपन लॉ के लीगल फेटर्निटी जो है उसकी सेवा कर सकें, और अच्छे वकील और अच्छे जज आगे ला सके, ताकि एक अच्छा समाज और इस दिशा में हम बना सके, ये कोशिश कर रहा हूँ। आप कविता, इन सब चीजों में बहुत रुचि रखते हैं। ऐसी कोई कविता या ऐसा कोई लाइन जो आपको बहुत मोटिवेट करता हो, बहुत प्रभावित करता हो? ऐसे अगर 2-3 लाइन अगर यूथ को बताएंगे तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा। वो मैं आपको याद होगा कि आपने भी मुझे एक बार अपने एकेडमी में बुलाया, तब मैंने बच्चों को ये कहा था, ये शेर से मैं बहुत एनकरेज होता हूँ, बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि चूम लोगे पेशानी फलक की एक दिन, ए परिंदो उड़ान पे रहो। क्या तो जब तक उड़ते रहोगे तो निश्चित रूप से चूमोगे पेशानी फलक की। तो ये मेरे को बहुत प्रेरणा देता है, और मैं बच्चों को भी और युवाओं को भी ये सुनाता हूँ जहां भी रहता हूँ। आज के यूथ को संदेश देना होगा तो आप क्या दोगे? आज के यूथ के लिए मुझे राहत इंदौरी साहब की ये 4 लाइनें आपकी इजाजत हो तो मैं कहना चाहूंगा बिल्कुल बिल्कुल कि, है ना, अगर, क्योंकि ये शेर में जो कम शब्दों में बहुत सारी बातें कह सकती हैं, अगर आप उसके मर्म को समझ सके और उससे प्रेरणा लेके आगे बढ़ सके, तो आपको बहुत फायदा होगा। कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। बहुत ही तो बढ़िया, बहुत ही ये बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलेंगे। जी जी। बहुत ही एकदम दिल खुश हो गए, दिल को छूने वाली बातें। तैर के दरिया पार करो। शकील अहमद सिद्दीकी जी, आपके कुछ प्रेरणा स्रोत होंगे जिनको देख करके आपको अच्छा लगता होगा कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है या मोटिवेशन मिलता है। ऐसे 2-3 लोग के बारे में आप बताएंगे? एक सुप्रीम कोर्ट के जज हुए थे जिनके जजमेंट्स में पढ़ता हूँ, आपने भी सुना होगा, कृष्णा अय्यर साहब का। बहुत फिलोसफिकल बातें और बहुत सारी उसमें शिक्षाप्रद उनके जो जजमेंट रहते थे,
उनको पढ़ने से बहुत कुछ सीखने मिलता था एज ए जज। और राम जेठमलानी जी वकील साहब जो थे, भी बहुत प्रेरणा लेता हूँ मैं, उनकी बातें और उनके तरीके और उनकी वकालत का, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। आप समय में जब खाली समय होता है तो उसका कई बार ऐसा रहता है, तो उस समय में कैसे आप अपने समय को व्यतीत करते हैं? अभी तो लॉकडाउन में ज्यादा समय मैं अपनी माता जी के साथ गुजारता हूँ, और मेरे ख्याल से आधा दिन हम लोग साथ में रहते हैं, और जो वक्त छूट गया था उनके साथ मैं गुजार नहीं पाता था बचपन का, और वो तो उसका फायदा उठा रहा हूँ। ये जो आपदा है इसको भी मैंने यही अवसर बनाया है, और उनका सानिध्य मुझे और आशीर्वाद मिल रहा है लगातार। यूथ को संदेश देना होगा तो आप क्या 2 लाइन में बताएंगे? यूथ को संदेश में बस एक बात ये बताना चाहता हूँ कि कभी मायूस मत होना किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि ईश्वर ने, अल्लाह ने जो आपको बनाया है, यानी अपने यूनिवर्स की एक छोटी सी छोटी चीज की भी उपयोगिता है, मक्खी की भी, इवन चींटी की, सबकी उपयोगिता है, तो आपकी भी कहीं ना कहीं उपयोगिता है। अगर कोई आप कोई फील्ड में जा रहे हो और उसमें सफल नहीं हो रहे हो, तो कोई जरूरी नहीं है आप दूसरी फील्ड को तत्काल आप अपना ध्यान रखें कि आप में क्या कैलिबर है, उसको आप पहचानो और उसमें आगे निकल जाओ, तो निश्चित रूप से आप सफल होगे अपने जीवन। यानी जिंदगी में कभी मायूस नहीं होना है, हिम्मत नहीं हारना है, ये शकील अहमद सिद्दीकी जी के शब्द हैं। शकील अहमद जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप अपने आप को अगले 5 साल में क्या देखना चाहते हैं और कहां तक जाना चाहते हैं? मैं अगले 5 सालों में, राय साहब आपने पूछा तो मैं यही चाहूंगा कि मुझे एक अच्छे इंसान के रूप में लोग पहचाने, और क्योंकि मैं वकालत करता हूँ शुद्ध रूप से, विशुद्ध रूप से एक वकील हूँ, तो एक अच्छे वकील के रूप में मेरी पहचान बने, मैं ये चाहूंगा। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती और अगला जब जन्म मिलेगा तो क्या बन के पैदा होना चाहोगे, किसके जैसा पैदा होना चाहोगे? अरे ये तो बड़ा कठिन काम है, और हम लोग बीइंग मुस्लिम, हम लोग तो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। पर जब भी मैं बनूं एक अच्छा इंसान बन के पैदा हूं, और जो भी मुझे जिम्मेदारी दी गई है उसकी पूरी ईमानदारी से मैं पूरा कर सकूं, ये चाहूंगा। बहुत ही बढ़िया। जब भी मैं आऊं एक अच्छा और खूबसूरत इंसान बनूं, जब भी हो सके तब मैं सेवा भाव करूं। ये शब्द हैं एक दमदार स्मार्ट वकील शकील अहमद सिद्दीकी जी के। जाते जाते अंत में मैं एक क्वेश्चन यह पूछना चाहूंगा कि अगर आप जाते जाते, आज का यूथ के बारे में ऐसी चर्चा चल रही है कि आज का यूथ थोड़ा सा भटक गया है, थोड़ा सा गलत रास्ते पे जा रहा है, इस बारे में आपका क्या सोचना है? बस मैं अपने युवाओं से यही निवेदन करूंगा कि जो भी सोच करो आप, अपनी बहुत अच्छी और बड़ी सोच रखो जहां भी जाओ। ये थे शकील अहमद सिद्दीकी जी, जो दुर्ग कोर्ट में और बिलासपुर हाई कोर्ट में एक लॉयर के रूप में प्रैक्टिस करते हैं। जरूरतमंद, मजबूर, परेशान लोगों की मदद करने के लिए निरंतर तैयार रहते हैं। फीस इनका माध्यम नहीं है, फीस एक प्रोफेशन है, एक पेशा है और जीविका का साधन है। लेकिन पैसों के पीछे भागना इनकी आदत में कहीं भी शुमार नहीं होता है। ऐसी शख्सियत के साथ हम रूबरू हुए। अगले शनिवार हम फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक अलविदा, नमस्ते, प्रणाम।